अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 अपना चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा था कि हमारा ये तीनों क्या होता है, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होती है। फिर हमने उसमें प्राइवेट, पब्लिक के बारे में डिटेल में उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझा था। अब हमने देखा था कि पब्लिक के अंदर 3 आते हैं। एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आता है उसमें सबसे पहले, और फिर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आती है, और तीसरा आता है गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहले हम समझेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। मतलब ये एक तो सबसे पुराना है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके, ठीक है। और मोस्ट ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब आपको समझ में आता है, जो ये चलता आ रहा है वही चीज यहां पे होती रहेगी। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या, पब्लिक एंटरप्राइज। ये पब्लिक एंटरप्राइज का पहला पार्ट है, जिसके अंदर हमने देखा कि ये ओल्डेस्ट है और ट्रेडिशनल है। दूसरी चीज इसमें आप यहां पे लिखोगे, इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो वो है रेलवेज। आपने देखा है रेलवेज जो होती है वो होती गवर्नमेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर आप क्या बोलोगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ठीक है। वो एक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। These enterprises are established as departments of the ministry। आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री होती है, बहुत सारी मिनिस्ट्री आपने सुनी होगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, ऐसी रेलवे की भी होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसका एक डिपार्टमेंट है, एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री। ये पार्ट हो सकती है और उसका एक एक्सटेंशन भी हो सकता है, मतलब उसका एक आगे का पार्ट भी हो सकता है। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इनके जो वो होते हैं जिससे ये लोग काम करते हैं, जिसके ऑर्डर्स होते हैं, जो इसकी पॉलिसीज वगैरह ये सारी चीजें होती है, वो एक ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो इसको क्या करता है, इसको रूल करता है, मतलब इसको जो चलाने में मदद करता है, मैनेज करने के लिए मदद करता है। They act through the officers of the government and its employees are government employees। और इसमें जितने भी employees होते हैं वो government employees माने जाते हैं। एग्जाम्पल आपने सुना हुआ है रेलवे, जो मैंने ऊपर लिख दिया। अब आपको पता है रेलवे के जितने भी employees है, हम उसको बोलते नहीं है कि वो government employees है। रेलवे employees है, मतलब वो क्या है, government employees है। वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स आर रेलवेज, वापस लिख दिया, एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। आपने पोस्टल सर्विसेज सुनी होगी, आपने हमारा इंडियन जो पोस्ट होता है, जहां पे हम लेटर्स आते जाते हैं, वो सारी चीजें, वो भी एक इसी का डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो आप इससे ये भी बोल सकते हो कि जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है, इसके अंदर भी आपकी एक मिनिस्ट्री होती है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका भी ये पार्ट होती है, एक्सटेंशन होती है, इसमें भी एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है, और इसके अंदर भी जो एम्प्लॉइज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक बिजनेस या एंटरप्राइज होता है। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो गई है। इसके बाद आप इसके फीचर्स की बात करोगे। देखो, कोई भी चीज होगी, उसकी जो मेन चीज है उसकी डेफिनेशन में नहीं मिलेगी, उसके फीचर्स में ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है कि एक्चुअल में ये चीज काम कैसे करती है, ठीक है। द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस, पहले रुकेंगे, फंडिंग के बारे में समझेंगे। फंडिंग का मतलब क्या, इसको पैसे, देखो किसी भी बिजनेस को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, फाइनेंस को हम मनी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, अब इसके एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं रेलवे के, क्या उनको सैलरी नहीं देनी, वो सब चीजें देनी होती है। तो उसकी जो फंडिंग, कहीं से तो पैसा चाहिए ना, तभी तो गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आप पेमेंट कर पाओगे। द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली, ये सीधा कहां से आता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है। मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसे रखे होते हैं, जो हम टैक्स पेयर्स ने अपना टैक्स पे करके गवर्नमेंट को पैसा दिया होता है, डायरेक्टली वहां से गवर्नमेंट के पास से इनके पास फंडिंग आती है अपने अंडरटेकिंग को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। एंड आर एन, ये क्या लिखा है, एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बजट बनाती है, उसमें से आप ये पैसा इनके लिए अलग से रखते हो, जिसमें क्या होता है, इनके लिए फंडिंग का काम ये करता है। फंडिंग का मतलब आपको समझ में आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, मतलब आप रेलवे को चलाना चाहते हो तो आपको इसके लिए काफी सारा अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है एज एन एक्सपेंस। तो वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आपको मिल जाएगा।
द रेवेन्यू अर्न्ड बाय दीज इज ऑल्सो पेड इनटू द ट्रेजरी। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको एक्सपेंसेस अगर करने हैं तो आप पैसा कहां से निकाल रहे हो? एक ये मान के चलते हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी है, ठीक है। अब इसमें से आप पैसा निकाल रहे हो एक्सपेंस के लिए, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी रेवेन्यू आप अर्न करोगे, आपने रेलवे की टिकट्स बेची, उससे जो पैसा आया वो कहां पे आप पे करोगे? वो कहां पे पे किया जाता है? इसी ट्रेजरी के अंदर वापस से पे किया जाता है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको दो लाइनें आप आराम से समझ में आ गई डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की, और आपको लर्न भी हो गई। पहला ये कि अगर इस पे पैसा कहां से आता है, फंडिंग कहां से आती है इसके पास एक्सपेंसेस करने के लिए? डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। और इसके पास जो भी रेवेन्यू होता है वो कहां पे किया जाता है? अपनी गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर पे किया जाता है। द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, ये चीज हम पीछे देख चुके हैं। एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, एंड देयर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है इनको लिया कैसे जाता है, मतलब एक कहते हैं ना रिक्रूटमेंट कैसे ही होती है कि मतलब इनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है कि इनको एक हमें गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना है या नहीं। And condition of service are the same as that of other employees directly under the government, मतलब गवर्नमेंट इनका ये प्रोसेस देखती है कि इनको सेलेक्ट कैसे किया जाए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर और कौन सी पोस्ट पे किया जाएगा, ठीक है। तो आपके तीन फीचर्स आपको लर्न हो चुके हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। नेक्स्ट पे आओ। इट इज जनरली considered to be a major subdivision of the government department and is subject to direct control of the ministry। सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि जनरली कंसीडर क्या किया जाता है कि ये मेजर सब डिवीजन होता है गवर्नमेंट का। मतलब आप देखो ना, ये सारी चीजें जो हैं, जैसे पोस्ट हो गया, रेलवे हो गया, ये हमारी गवर्नमेंट की एक मेजर सब डिवीजन है। मतलब हमारी यहाँ से गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस होती है वो यहाँ से मेनली काम कर रही होती है। एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का भी इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है। लास्ट है, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। मतलब ये कहां पे अकाउंटेबल होते हैं? ये अकाउंटेबल होते हैं डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर, क्योंकि मिनिस्ट्री से ही इनके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाता है और कंसर्न वहीं से इनका होता है। मतलब ये एक मिनिस्ट्री होती है, एक मिनिस्ट्री होगी जो डायरेक्टली इनको कंट्रोल करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो डायरेक्टली इनको कंट्रोल करेगी तो ये अकाउंटेबल भी उन्हीं मिनिस्ट्री के लिए डायरेक्टली हो जाएंगे। तो यहां तक आपको 5 फीचर समझ में आते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के। अब इसके बाद इसके मेरिट्स भी हैं, इसके फायदे देखो। These undertakings facilitate the parliament to exercise effective control over their operations। मतलब ये है कि ये जो undertakings होती हैं, जो भी आपने ये रेलवे देखा और पोस्टल सर्विस देखी, आप ये दो लर्न रखना, एग्जाम्पल के लिए काम आएगा। फैसिलिटेट द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को फैसिलिटेट करती है टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या? बिजनेस एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। मतलब रेलवे क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है कि ट्रेन कितने बजे कहां से कैसे क्यों जाएगी, ये जो एक्टिविटी होती है इस पे एक्सरसाइज करता है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। मतलब पार्लियामेंट का इसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, वो अच्छे से इसको देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। और कॉमन सेंस ही बात है, जब पार्लियामेंट किसी को ऐसे कंट्रोल करेगा तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। दीज एंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। मतलब इसके पास पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हमेशा क्या होती है? सबसे ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। The revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury and hence is a source of income from the government for the government। मतलब सिंपल, ये हमने पीछे फीचर में भी देखा था कि रेवेन्यू जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अर्न करता है वो डायरेक्टली कहां जाता है? ट्रेजरी में जाता है। और वो क्यों जाता है? बड़ा सिंपल सा रीजन था, क्योंकि एक्सपेंस और फंडिंग के लिए भी ट्रेजरी से आप पैसा लेते हो, तो आपका रेवेन्यू आपको वहां पे डिपॉजिट करना है। एंड हेंस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट। मतलब ये है गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम इजीली बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू मिल जाता है। Where national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct control and supervision of the concerned ministry। मतलब जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी मतलब इंडिया की सिक्योरिटी की बात आती है, पूरे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल। ये सबसे ज्यादा सुटेबल होता है सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल। ये कहां पे होता है? डायरेक्ट कंट्रोल इसका होता है, जो हम ऊपर देख चुके हैं कि इसके
ऊपर किसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है? एक कंसर्न मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जो इसको सुपरवाइज भी करते हैं, मतलब इसको टाइम टू टाइम चेक भी करते रहते हैं। सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? कंसर्न मिनिस्ट्री के ऊपर होती है। और कंसर्न मिनिस्ट्री हमारी क्या होती है? हमारी गवर्नमेंट होती है। तो जब गवर्नमेंट कोई चीज कर रही है तो हमें समझ में आता है कि वो मोस्ट सूटेबल होगा और बहुत ज्यादा सेफ होगा। तो ये चीज आपको समझ में आती है मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, मतलब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो देखेंगे क्या है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये कि वो ज्यादा अच्छे से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। मतलब बड़ा सिंपल सा अगर मैं बोलूं, अगर आपकी कोई ट्रेन का रूट आपने डिसाइड कर रखा है, ठीक है, अगर ये पब्लिक की जगह प्राइवेट होता और आपको पता चल रहा है कि इस रूट पे ट्रेन्स वगैरह आजकल ज्यादा नहीं, मतलब पैसेंजर ज्यादा नहीं जा रहे हैं, तो आपको वो रूट प्राइवेट हो तो एक नोटिफिकेशन देके उसको टाइम के साथ बंद कर सकते हो। बट यहां पे वो चीज करना इतना इजी नहीं होता, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। The employees or head of department of such undertaking are not allowed to take independent decision। अब देखो, अगर प्राइवेट एंटरप्राइज है, आप ऐसे सोचो कि अगर प्राइवेट एंटरप्राइज होगा तो उसके अंदर अगर कोई डिसीजन लेना है तो हम किसको अथॉरिटी दे देते हैं डिसीजन लेने की? जो उसके मैनेजर्स होते हैं, वो फटाफट से क्या कर सकते हैं? अपने डिसीजंस फटाफट से ले सकते हैं कि हमें ये करना है या वो करना है, ठीक है। बट यहां पे जो इसके एम्प्लॉइज हैं, इवन इसके जो हेड होते हैं, डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, वो भी उनको अलाउड नहीं होता क्या करना? डिसीजन लेना। डिसीजन भी कौन से? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अपने ऊपर अपने हिसाब से वो डिसीजन कोई भी नहीं ले सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड। और आपको ये चीज समझ में आती है, अगर एक इंसान को आप रोक दोगे, भले ही वो हेड है, अगर आप उसको रोक दोगे कि आप डिसीजन अपने आप से नहीं ले सकते, तो ये एक इसका लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले मिनिस्ट्री से पूछना जरूरी होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। दो लिमिटेशन ये हो गए, तीन लिमिटेशन इसके और है। पहला है, दीज एंटरप्राइजेस आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसा मैंने बोला कि एक मिनिस्ट्री इसके ऊपर कंट्रोल करती है। एक मिनिस्ट्री जब कंट्रोल करती है ना, तो वो इतनी अच्छे से और इतना जल्दी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को समझ नहीं पाती। जैसे कि आपको पता होगा हर बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे से आती हैं, अगर आप उसको समझ लेते हो उस अपॉर्चुनिटी को और उसके हिसाब से आप अपना काम करना शुरू कर देते हो, तो आप अच्छे से बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हो। बट यहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि मिनिस्ट्री को बहुत सारी चीजें और देखनी होती है, इसीलिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। आपको ये चीज पता होगी कि मिनिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है कि इतने इंडिपेंडेंट और इतना जल्दी डिसीजन यहां पे कोई नहीं लिया जाता, इसमें टाइम लगता है। These organizations are usually incentive to consumer needs and do not provide adequate service to them। तो ये वाला यूजलेस सा पॉइंट है। कहने की बात अब सारी यही आ गई है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, जो गवर्नमेंट और एक मिनिस्ट्री के द्वारा क्या की जाती है? ओन की जाती है। इसमें लोग काम करते हैं और ये हमारे बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको दो याद रखने हैं, मैं वापस से लिख देता हूं, एग्जाम्पल जरूर कोट करना। एग्जाम्पल अगर आपको लर्न रहेंगे तो उससे फायदा ये होगा आपको कि अगर आप कोई अगर लिमिटेशन भूल जाओ तो आपको इस एग्जाम्पल से शायद याद आ जाए, ठीक है। तो आप ये पोस्टल सर्विस, ठीक है, तो आपको ये दो एग्जांपल्स कोट करके आने ही आने हैं जब भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात की जाएगी। एक रेलवेज और दूसरा पोस्टल, ये पी है, पोस्टल सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पे अभी हमारा पार्ट नंबर 2 भी फिनिश हो गया, जिसमें मैंने कंप्लीट किया क्या? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को हमने फिनिश किया। इसके बाद अगले वाले पार्ट में हम करेंगे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो हमारा एक पार्ट है पब्लिक एंटरप्राइज का।